दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ आकाश कौशिक द्वारा लिखी हुई एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी, गौरैया और किसान। ये कहानी आपके भीतर शांति भर देगी। ये कहानी एक किसान और गौरैया के बारे में है। किसी समय एक राजा था जो कहानियां सुनने का बहुत ही शौकीन था। राजा बहुत ही जिद्दी था। उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति मुझे ऐसी कहानियां सुनाएगा जो कभी खत्म ही ना हो, उसे मैं अपना आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ पुरस्कार में दूंगा। परंतु अगर कोई राजा को संतुष्ट न कर पाया तो उसे दंड का भागी बनना पड़ेगा। राजा की इस चुनौती को तरह तरह के कवियों और कथाकारों ने स्वीकार किया, परंतु कोई राजा को संतुष्ट न कर पाया। अंत में क्या होता है ये जानने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स को ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमा या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से होते हुए वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। एक बार की बात है, एक राजा था। वो कहानियां सुनने का बहुत ही ज्यादा शौकीन था। उसके राज्य में कई प्रकार की प्रतियोगिताएं और खेल कूद हुआ करते थे। राजा तरह तरह की कलाओं में आनंद लिया करते थे और अपनी प्रजा को भी
बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे। राजा के राज्य में चारों तरफ शांति और प्रेम का वातावरण था। राज्य में कहीं भी किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। सब लोग बहुत ही सुखी और आनंदमय जीवन जी रहे थे। राज्य की सुंदरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस राज्य में ढेर सारे वन और उपवन मौजूद थे। वनों में सुंदर सुंदर फूल महकते रहते थे। दूर से जाते हुए यात्रियों को उन सुंदर फूलों की महक अक्सर अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। उपवनों में बड़े बड़े और सुंदर बरगद के वृक्ष हुआ करते थे, जिसके नीचे दादा दादी सभी बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। चौपालों पर सदियों से मेला सा लग जाया करता था। दादा दादी की कहानियां सुनकर बच्चे जल्दी ही सो जाया करते थे और अगले दिन अधूरी कहानी सुनने की महत्वाकांक्षा उन्हें फिर से चौपाल की तरफ खींच लाती थी। दादी माँ अपने बच्चों को वेदों, पुराणों और उपनिषदों की शिक्षाप्रद कहानियां सुनाया करती थी। ऐसी कहानियों से उनका और उनके बच्चों का चरित्र निर्माण हो जाया करता था। राज्य में प्रजा के लिए जगह जगह पर पानी के कुएं, आराम गृह और भोजन की व्यवस्था हुआ करती थी। इतने समृद्ध और खुशहाल राज्य में निवास करके प्रजा अपने आप को सौभाग्यशाली समझती थी। राजा में सभी प्रकार के गुण थे, परंतु उसका एक अवगुण उसके गुणों को छुपा लिया करता था। वो अवगुण था राजा का अहंकार। राजा कभी कभी अपने अहंकार के वशीभूत होकर ऐसी शर्तें और कानून बना दिया करता था जो प्रजा को भी लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाया करती थी। कभी कभी तो बिल्कुल हद ही हो जाया करती थी। एक बार की बात है, राजा को कहानियां सुनने का बहुत ही शौक था, इसलिए उसने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। राजा ने एक बहुत ही दिलचस्प और चेतावनी भरी शर्त सारे राज्य के सामने रखी। शर्त ये थी कि जो भी राजा को कहानियां सुनाने आएगा, उसको ऐसी कहानी सुनानी पड़ेगी जो कभी खत्म ही ना हो। यदि वो कहानी खत्म हो गई तो कहानी सुनाने वाले को उचित दंड भी दिया जाएगा। राजा की ऐसी चेतावनी और शर्त को सुनकर प्रजा अचानक आश्चर्यचकित हो गई। भला ऐसी भी कोई
कहानी हो सकती है जो कभी खत्म ही ना हो। परंतु फिर भी राजा तो राजा था। आखिर बेचारी प्रजा कर भी क्या सकती थी। राजा की आज्ञा का पालन जो करना था। परंतु किसी में भी राजा को ऐसी कहानी सुनाने का साहस नहीं था, क्योंकि परिणाम सबको पता था। साथ ही साथ राजा ने ये घोषणा करवाई कि जो भी इस प्रतियोगिता में जीत जाएगा और ऐसी कहानी सुना देगा जिसका कोई अंत नहीं है, तो उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार भी बहुत ही आकर्षित था। वो था आधा साम्राज्य और राजा की एकमात्र सुंदर पुत्री से विवाह। पुरस्कार की घोषणा सुनकर सारे राज्य के निवासी आश्चर्यचकित हो गए और मन ही मन पुरस्कार जीतने के सपने देखने लगे। परंतु इतनी मुश्किल प्रतियोगिता का हल मानो असंभव सा लग रहा था। घोषणा सुनकर आसपास के सभी राज्यों में भी बिजली सी दौड़ पड़ी, क्योंकि आखिर बात ही कुछ ऐसी थी। कोई एक छोटी सी प्रतियोगिता के लिए अथवा अपनी शर्त के लिए पूरा साम्राज्य और पुत्री दांव पर कैसे लगा सकता है। परंतु ये तो राजा का स्वभाव था। उसे कहानियों का शौक ही कुछ इस कदर था कि वो नए नए रोमांच ढूंढता रहता था और खुद को रोमांचित करने के लिए भी नए नए अवसर तलाश करता रहता था। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राज्य के अलावा बाहर के राज्यों के भी कई प्रतिद्वंदी आए। तरह तरह के कथाकार और कवि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चले गए, परंतु कोई भी कभी ना खत्म होने वाली कहानी ना सुना सका। कोई राजा को बस एक रात कहानी सुना पाया, तो कोई बस एक पहर। राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि ये मैंने कैसी प्रतियोगिता और शर्त रख दी जिसका कोई अंत होता नहीं दिख रहा है। राज्य के लोग अब राजा की मूर्खता की चर्चा करने लगे थे, परंतु अब जो शुरू किया था वो खत्म तो करना ही था। परंतु कैसे, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। आखिर कहां से ऐसा शख्स ढूंढा जाए जो राजा को कभी ना खत्म होने वाली कहानी सुना सके, क्योंकि प्रजा के अंदर पुरस्कार के साथ साथ दंड की बातें भी चल रही थी। इसलिए कोई आसानी से प्रतियोगिता में हिस्सा लेना नहीं चाहता था। कुछ लोग तो ऐसे आए कि 3-4 रातों तक कहानियां सुनाते रहे। ऐसी कहानियां जो लगता था लगातार चलती रहेंगी, परंतु फिर भी ना चल पाई।
और जल्द ही खत्म हो गईं। जो कहानी ना सुना पाता था उसे उचित दंड देकर वापस भेज दिया जाता था। यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, परंतु इसका अंत होते नहीं दिख रहा था। परंतु फिर भी लोग आते जा रहे थे। क्या करते? घोषणा ही कुछ ऐसी थी, पुरस्कार का लालच ही कुछ ऐसा था जो लोगों को अपने आप प्रतियोगिता की तरफ खींच लाता था। आधा राज्य और इतनी सुंदर राजकुमारी से विवाह, ऐसा आकर्षक पुरस्कार भला कौन ठुकराना चाहेगा। कुछ लोग डर के कारण रह जाते, तो कुछ लोग पुरस्कार के लालच के कारण आ जाते। राजा के राज्य में एक बहुत ही सुंदर और नौजवान किसान था। वो किसान बहुत ही धैर्यवान और समझदार था। उसकी चतुराई की चर्चा तो सबने सुनी थी, परंतु किसी को भी ये अनुमान नहीं था कि वो भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आएगा, क्योंकि वो कोई कलाकार या कथाकार नहीं था, ना ही उसको कहानियों और अलंकारों का ज्ञान था। इसलिए किसी को उससे कोई आशा या उम्मीद नहीं थी कि वो भी प्रतियोगिता जीत सकता है। उसके धैर्य की चर्चा भी सब जगह फैली हुई थी। वो सदा ही शांत और धैर्य से कार्य करता था। बोलने से पहले सदा ही 2 बार सोच लिया करता था। उसकी कम बोलने की आदत से सभी लोग बहुत खुश थे और वो सबकी सेवा भी किया करता था। समाज सेवा में सबसे आगे और साधु सेवा में अग्रणी था। लोगों ने उसे समझाने का बहुत ही प्रयास किया कि वो प्रतियोगिता में हिस्सा ना ले, क्योंकि दंड बड़ा ही भारी है। उसकी जान भी जा सकती है। परंतु ना जाने उसके मन पर क्या भूत सवार था। वो तो बस प्रतियोगिता जीतकर सबको दिखाना चाहता था। कुछ लोगों की आशंका थी कि ऐसा धैर्यवान पुरुष पुरस्कार के लालच में पड़कर तो प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा। इसके पीछे कुछ और ही कारण हो सकता है। लोगों का अनुमान भी सही था। दरअसल किसान उस राजा के अहंकार को तोड़ना चाहता था और उसकी भूल उसे याद दिलाना चाहता था। लोगों के लाख समझाने पर भी युवक नहीं माना, क्योंकि वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जैसे मानो उसे पता हो कि वो ही प्रतियोगिता जीतेगा। ऐसा लग रहा था कि उसे पता है इस पूरे प्रसंग का अंत क्या होने वाला है।
नौजवान किसान राजा के दरबार में पहुंच गया और बड़ी ही विनम्रता से उसने सभी गुरुजनों और दरबारियों को प्रणाम किया। इसके पश्चात राजा को प्रणाम कर वो कहानी सुनाने के लिए तैयार हो गया। राजा ने भी नौजवान का अभिनंदन किया और पूरी विधि और विधान से स्वागत किया। कहानी सुनाने से पहले किसान को प्रतियोगिता के नियम सुना दिए गए ताकि वो चाहे तो अभी भी वापस जा सकता है, परंतु किसान ठहरा जिद्दी। उसको तो राजा का अहंकार आज तोड़ना था। इसके पश्चात उसने आसन ग्रहण किया और सभी को प्रणाम कर कहानी सुनाना शुरू कर दिया। किसान ने शुरू किया, एक राजा था। बस इतना कहते ही राजा ने उसे टोक दिया और एक बार फिर से याद दिलाया कि अगर अभी भी तुम वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तुम्हें कहानी की शर्त पता है ना, या नहीं? क्या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं? मर्जी तुम्हारी है, जैसा तुम चाहो। किसान ने कहा, नहीं महाराज, मैं वापस नहीं लौटना चाहता। मैंने बहुत सोच समझकर इस प्रतियोगिता में आवेदन किया है और आज मैं जीत कर ही यहां से जाना चाहूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर याद रखना, जैसे ही कहानी खत्म हुई तुम गए काम से। युवक ने फिर से कहानी सुनाना शुरू किया। एक राजा था और उसके राज्य की धरती बहुत ही उपजाऊ थी और उसमें तरह तरह के धान और अनाज हुआ करते थे। राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी क्योंकि राज्य के भंडार सदा भरे रहते थे। राजा ने अपने राज्य में बड़े बड़े धान के भंडार बनवा रखे थे। इन बड़े बड़े भंडारों में ही सारे राज्य का धान इकट्ठा होता था। ये एक प्रकार की व्यवस्था ही थी कि अगर कभी ऐसा हो कि राज्य में अकाल पड़ जाए और बारिश न हो, तब ऐसी परिस्थिति में इस बचे हुए धान का प्रयोग किया जा सके, जिससे प्रजा कभी भूखी ना मरे और सदा हष्ट पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे। प्रजा की तो बात ही क्या है। उस राजा के राज्य में तो सभी प्रकार के पशु पक्षी बड़े ही आनंदित और सुखपूर्वक रहते थे। सुंदर और प्यारी पक्षी गौरैया की तो जब इच्छा होती वो आती और भंडार से दाना चुग कर ले जाती। एक दिन एक गौरैया आई और दाना लेकर उड़ गई। आवाज आई, फुर्र। फिर एक चिड़िया आई और भंडार से दाना उठाया और उड़ गई फुर। फिर एक चिड़िया आई और भंडारे से दाना उड़ाया और उड़ गई फुर। राजा इस बार बार की फुर फुर से परेशान होने लगा और बार बार बोलने लगा, अरे कहानी तो आगे बढ़ाओ। परंतु किसान भी कहाँ मानने वाला था, बहुत ही अड़ियल था। किसान बोला, अरे राजा जी, आगे कैसे बढ़े, आप ही बताइए। उस राजा के राज्य में
ना तो धान की किसी भी प्रकार की कमी थी और ना ही सुंदर पक्षी गौरैया की। इतना कहकर उसने राजा के सामने फिर से फुर फुर शुरू कर दी। ऐसा करते करते पूरी रात बीत गई, फिर दूसरी भी बीत गई और करते करते तीसरी भी बीत गई। अब आया चौथा दिन और राजा को बहुत ही दिक्कत हो रही थी। वो बार बार बोल रहा था, अरे मूर्ख, कहानी आगे बढ़ाता है कि नहीं? वरना तू भली बाती जानता है कि अच्छा नहीं होगा। भावी दामाद किसान बोला, अरे महाराज, कैसे आगे बढ़ा दूं? आप ही बताइए। उसने कहा, देखो राजा जी, आपने शर्त तो यही रखी थी कि जब तक कहानी खत्म ना हो जाए तब तक अपने स्थान से हिल नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते। उसने फिर से वही शुरू कर दिया कि एक गौरैया आई और दाना लेकर उड़ गई। आवाज आई फुर्र। राजा के पसीने छूट रहे थे और वो मन ही मन समझ गया कि इस बार उसका पाला किसी साधारण इंसान से नहीं बल्कि बहुत ही चतुर आदमी से पड़ गया है। आखिरकार वही हुआ जो होना चाहिए था। राजा ने परेशान होकर अपनी हार स्वीकार कर ली। आखिर बेचारा कब तक बैठा रहता और अपने राज्य को बचाता रहता। शर्त के मुताबिक युवक को आधा राज्य सौंप दिया गया और राजकुमारी के साथ उसके 7 फेरे डाले गए। आधा राज्य पाकर और राजकुमारी से विवाह करके किसान बहुत ही सुखी था। अब वो भी आधे राज्य का राजा था और सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ सभी प्रकार के भोग भोगते हुए रहता था। एक सुबह किसान ने देखा कि उसके घर की बैठक में किसी चिड़िया का घोंसला बना हुआ है। वैसे तो बैठक बहुत ही पुरानी थी और झड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि खिड़की के नीचे ये घास के तिनके कहां से आ गए। तब उसकी पत्नी राजकुमारी ने बताया कि ये तो गौरैया का काम है। वो आजकल एक घोंसला बना रही है जो खिड़की से लेकर शीशे तक जाता है। चिड़िया बहुत ही मेहनत करके अपनी चोंच में एक घास का तिनका फांस कर लाती और खिड़की के कांच के बीच घोंसला बनाती। उसका एक चिड़ा भी था जो इस काम में उसकी बहुत मदद कर रहा था। किसान ने कहा कि उसकी बैठक की शोभा खराब होती है, इसलिए घोंसला यहां से हटा दिया जाना चाहिए। परंतु राजकुमारी कहाँ मानने वाली थी। उसे तो वो घोंसला बहुत ही प्यारा लग रहा था। राजकुमारी ने असहमति जताते हुए ये काम करने से मना कर दिया। राजकुमारी ने बताया कि आपको याद नहीं कि ऐसी ही एक चिड़िया ने बीते साल अपना एक घोंसला हमारे प्रवेश द्वार पर बनाया था। ये घोंसला उन्होंने चमेली से बनाया था, पर जब चमेली के कारण कचरा बहुत बढ़ने लगा तो उस चमेली को हमें अलग करना पड़ा था।
चमेली को अलग करने के कारण चिड़िया का घोंसला भी जाने अनजाने में उजड़ गया था। तभी से ये चिड़िया का जोड़ा अपने लिए एक उपयुक्त स्थान की तलाश कर रहा था, जो कि इन्हें नहीं मिल रहा था। परंतु देखो, आज उन्हें उचित स्थान मिल ही गया। ये दोनों अपने घोंसले के लिए किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में थे। इसलिए लगता है कि उन्हें हमारी बैठक का ये स्थान सुरक्षित लगा। इसलिए हे पतिदेव, इस स्थान को उजाड़ना और इनके घोंसले को तोड़ देना मुझे उचित नहीं लगता। आखिर इनका भी तो परिवार है और इन्हें भी तो सुरक्षा चाहिए, वरना कौन इनकी रक्षा करेगा? कौन इन्हें भोजन देगा? क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं? घोंसला टूट जाएगा तो इस बेचारी गोरैया के अंडे टूट जाएंगे और बच्चे दुनिया में आने से पहले ही अलविदा हो जाएंगे। इसके बाद दोनों किसान और राजकुमारी ने उस घोंसले को वहीं रहने दिया और गौरैया को पानी और भोजन भी दिया तथा उसकी रक्षा करते हुए वहीं रहने लगे। एक दिन गौरैया के अंडों में से चूजे भी बाहर निकल आए और अब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। किसान के बच्चे भी गौरैया के बच्चों के साथ खेलते हुए उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए देते। आखिर गौरैया ने भी तो किसान के प्राणों की रक्षा की थी, वरना किसान को तो दंड मिलने ही वाला था। परंतु प्यारी गौरैया कभी भी आदमी का साथ नहीं छोड़ती। इस कहानी से हम सभी को यही प्रेरणा मिलती है कि किसी मनुष्य में अगर धैर्य हो और वे सदा समझदारी और सूझबूझ का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो उसे किसी भी काम करने में जीत प्राप्त हो सकती है। इस पूरी रचना में सबसे सुंदर बात गौरैया और किसान के साथ की है। अगर आपके साथी मजबूत हो और भरोसे के हो तो कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। गौरैया तो सदा से ही आदमी की अच्छी दोस्त रही है। वो हर संकट में आपका साथ देती है, क्योंकि पक्षियों के कारण ही हमारे खेत हरे भरे रहते हैं। वो कीटों को खाकर खेती की रक्षा भी करते हैं। हमें भी इससे एक सीख लेनी चाहिए। और गौरैया, जो पिछले कुछ सालों से कहीं भी दिखाई नहीं देती, उसके पुनर्आगमन की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा और अपने देश भारत में कृषि उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए गौरैया को वापस बुलाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी गौरैया और किसान की। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद
आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।